Hello everyone. We were studying about electromagnetic wave, in which we studied that whenever a charged particle vibrate, it generates electric field and magnetic field that are both perpendicular to each other. And the resultant of electric field and magnetic field vibration, electromagnetic will generate that is perpendicular to electric field as well as magnetic field. अगर इस फिगर में देखें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में वेरी कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में वेरी कर रही है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी वो जनरेट होगी एक्स डायरेक्शन में, जो कि परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के भी और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के भी. सो अब हम निकालेंगे वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस, मतलब कि जो ईएम वेव है उसकी इक्वेशन इन फ्री स्पेस. फ्री स्पेस दैट मींस वैक्यूम. तो हम स्टार्ट करेंगे मैक्सवेल की इक्वेशन के साथ. दैट इज डेल डॉट ई रो अपॉन एप्सिलॉन, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, del cross E minus del B upon del T and del cross B mu naught J del D upon del T. इलेक्ट्रिक फील्ड E रो है हमारी चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन B हमारी मैग्नेटिक फील्ड, E इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, और यहाँ पे J है करंट डेंसिटी, D डिस्प्लेसमेंट करंट. अब हम D होता हमारा एप्सिलॉन E के इक्वल, B होता म्यू नॉट H के इक्वल. अब हम वैक्यूम को कंसीडर कर रहे हैं तो वहां पे हमारे हैं एप्सिलॉन है परमिटिविटी, म्यू नॉट है परमिएबिलिटी, और वैक्यूम है तो कंडक्टिविटी होगी नहीं उसकी, तो डेट इज सिग्मा इज इक्वल टू 0. और हमारा जे होता है करंट डेंसिटी, डेट इज वो होता है हमारा सिग्मा इंटू ई, तो सिग्मा 0 तो जे भी हमारा 0 हो जाएगा. और वैक्यूम में कोई चार्ज नहीं होता, सो चार्ज डेंसिटी विल आल्सो बिकम्स 0. सो अगर हम जे इज इक्वल टू 0, सिग्मा 0 और रो इज इक्वल टू 0 और डी और बी की वैल्यू को यूज करते हैं तो हमारी मैक्सवेल की इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएंगे इसमें. डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हमारी सेकंड इक्वेशन होती है डेल डॉट बी इक्वल टू 0 होती है हमारी. बी की जगह पे म्यू नॉट एच पुट करेंगे तो डेल डॉट एच इज इक्वल टू 0, और डेल क्रॉस जो थर्ड इक्वेशन है डेल क्रॉस ई माइनस डेल बी अपॉन डेल टी. जब बी की जगह पे आप म्यू नॉट एच रखोगे तो थर्ड इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी. और जो आपकी फोर्थ इक्वेशन है उसमें बी की जगह पे म्यू नॉट एच रखो आप, जे आपका 0 हो गया, डी की जगह पे एप्सिलॉन टी आ जाएगा, म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा डेल क्रॉस एच इक्वल टू एप्सिलॉन डेल अपॉन डेल टी. तो अब हम जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी होती है, तो हम उसकी इक्वेशन निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में. तो सबसे पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. वो कैसे निकालेंगे हम, जो हमारी मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है उसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या लेंगे कर्ल, दैट इज डेल क्रॉस. तो डेल क्रॉस ही डेल क्रॉस माइनस म्यू नॉट डेल एच अपॉन डेल टी. अब देखो डेल है हमारा वो पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव होता है, ये टाइम के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव है, तो हम इसको बाहर ले जा सकते हैं, इसको अंदर ले जा सकते हैं. म्यू नॉट पे हमारा कांस्टेंट है तो ये बन जाएगा माइनस म्यू नॉट डेल अपॉन डेल टी डेल क्रॉस एच. अब ये जो डेल क्रॉस ई को हम इस प्रॉपर्टी से सोल्व करेंगे जो कि हमने किसमें पढ़ा था, मैथमेटिकल बैकग्राउंड ऑफ वेक्टर्स में. क्या ए क्रॉस ए बी क्रॉस सी इक्वल टू बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी. अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमारा ए है डेल, बी भी डेल है और सी हमारा ई वेक्टर है. तो जब इसको आप यूजिंग दिस प्रॉपर्टी सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा डेल डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई, और राइट हैंड साइड आपकी एच डी जी. अब डेल डॉट ई आपका मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन से क्या होता है 0, तो ये 0 गया, सेकंड टर्म एच डी. अब डेल क्रॉस एच हम फोर्थ इक्वेशन में यूज करें तो डेल क्रॉस एच की वैल्यू क्या आपकी एप्सिलॉन डेल अपॉन डेल टी, तो ये बन जाएगा आपका ये. अब माइनस से माइनस कैंसिल, डेल क्रॉस सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे म्यू नॉट एप्सिलॉन डेल अपॉन डेल टी स्क्वायर. तो ये क्या है हमारी ईएम वेव की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. ठीक है, हम सेम क्या निकालेंगे ईएम वेव की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, क्योंकि हमारे दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होते हैं ईएम वेव्स में. तो हम अब इसको निकालने के लिए हम सेम प्रोसीजर को अडॉप्ट करेंगे और करेंगे क्या, जो मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन है उसमें कर ले लेंगे बोथ साइड. तो क्या करोगे, डेल क्रॉस एच एप्सिलॉन डेल क्रॉस डेल अपॉन डेल टी. अब वही डेल है जो हमारा ऑपरेटर होता है वो होता है पोजीशन का डेरिवेटिव, और डेल अपॉन डेल टी टाइम डेरिवेटिव है, तो इनको हम आगे पीछे वो कर सकते हैं स्वैप. सो दैट विल बिकम्स डेल अपॉन डेल टी डेल क्रॉस ई. तो सेम हम क्या करेंगे, सेम प्रॉपर्टी इसके लिए यूज करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा डेल डेल डॉट एच माइनस डेल स्क्वायर ई और राइट हैंड साइड एच डी जी. अब ये 0 हो गया मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन से, ये टर्म एच डी, और डेल क्रॉस ई की आप थर्ड इक्वेशन है मैक्सवेल की, उससे वैल्यू पुट करोगे माइनस म्यू नॉट डेल एच अपॉन डेल टी. ये हमने पुट कर दिया तो हमारा क्या हो गया, माइनस 0 माइनस डेल स्क्वायर एच इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी स्क्वायर. अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारी इक्वेशन ऑफ ईएम वेव इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. ठीक है, अब हम निकालेंगे हम वेव वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, ये क्या थी ईएम वेव की इक्वेशन जो हमने पहले अभी फाइंड आउट की थी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. ये हमारी जो अभी हमने फाइंड आउट करी 8.63 इक्वेशन, दैट इज ईएम वेव की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर.
अगर हम लेते हैं कि सिर्फ वन डायमेंशन, वो भी हम एक्स एक्सिस को चूज करते हैं उसमें, तो अगर अब देखो ई है, उसके तीन कंपोनेंट होंगे जनरली अगर कंसीडर करें तो हम, क्योंकि अब देखो ई किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, एक्स वाई जेड में, मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होगी, डिपेंड करेगा ई की डायरेक्शन में। ठीक है, अगर हम कहें कि ई, इसके एक्स कंपोनेंट लेते हैं, ई के तीन कंपोनेंट होंगे, ई एक्स ई वाई ई जेड, तो हम इसका एक्स कंपोनेंट लेते हैं, सेम इसका एक्स कंपोनेंट लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये इसमें सिर्फ ई एक्स कंपोनेंट है, इसमें भी ई एक्स कंपोनेंट है, और ये होती है जनरल वेव इक्वेशन। और इसमें सी क्या होता है हमारा, वेलोसिटी ऑफ वेव। अगर हम इन इक्वेशन को कंपेयर करें 8.66 और 8.67 को 8.68 से, तो वहां से हम फाइंड आउट करेंगे कि 1/c² की वैल्यू क्या आएगी हमारी, म्यू नॉट एप्सिलॉन। जब हम कंपेयर करते हैं ना, तो ये देखो ये चीज को कंपेयर करो तो 1/c² की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट एप्सिलॉन, और सी क्या थी, वेलोसिटी ऑफ दिस वेव। ठीक है, तो वहां से सी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन। अब म्यू नॉट क्या होता है वैक्यूम के लिए, ये, और एप्सिलॉन की वैल्यू ये होती है। जब आप इन वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे तो सी की वैल्यू सोल्व होकर क्या आएगी हमारी, दिस वैल्यू, और इसको राउंड ऑफ करोगे तो दैट विल बिकम 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। दैट मींस क्या हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो फ्री स्पेस में ट्रेवल करती है, सो वो किस वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, कंपेयर टू और इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब इस बेसिस पे हम क्या कंक्लूजन निकालें कि जो ईएम वेव्स होती है वो किस वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। और अब ईएम वेव एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे हमने सोल्व किया कि ईएम वेव को इक्वेशन निकाली हमने वैक्यूम में फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, जो कि एग्जिस्ट कर रही है, दैट मींस ईएम वेव कैन ट्रेवल इन फ्री स्पेस आल्दो। और बोथ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में रहती है। सेम फेज का मतलब क्या हुआ कि दोनों ही, जो देखो अगर हम इस फिगर को देखें तो इसमें देखो, जिस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम है उसी टाइम मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम है, जिस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो आ रहा है उसी टाइम मैग्नेटिक फील्ड का जीरो आ रहा है। दैट मींस बोथ आर इन फेज, मतलब दोनों के मैक्सिमम और मिनिमम सेम टाइम पे आ रहे हैं, दैट मींस बोथ आर इन फेज टू फेज, एक दूसरे के सेम फेज में है। ठीक है, और अब देखो यहाँ जो हमारी जो वेलोसिटी आई है सी, वो आई है 1/ε म्यू नॉट। अब इसमें कोई लैम्डा का नहीं है, तो दैट मींस जो ये वेव है दैट इज नॉन डिस्पर्सिव इन नेचर, बिकॉज वेलोसिटी पे कोई वेवलेंथ का डिपेंडेंसी नहीं थी। तो ये हमने पढ़ा ईएम वेव की वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस। नाउ वी विल फाइंड दैट 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन ऑफ ईएम वेव इन डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक में केस क्या हो जाएगा कि जो म्यू नॉट था आपका और एप्सिलॉन था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, म्यू इनटू म्यू और एप्सिलॉन में। म्यू क्या है, परमेबिलिटी, एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो वहां पे डी क्या था आपका, एप्सिलॉन ई था, तो अब एप्सिलॉन ई हो जाएगा। बी क्या था आपका, म्यू नॉट एच, तो म्यू एच हो जाएगा। और जो मैक्सवेल की इक्वेशन हमारी 4 ये यहाँ पे रही। ठीक है, अब देखो हम डाइलेक्ट्रिक में क्या कह रहे हैं कि जो कंडक्टिविटी है उसकी जीरो होगी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल क्या इंसुलेटर की तरह होते हैं, तो उनकी कंडक्टिविटी कितनी होती है, जीरो। अब जे सिग्मा ई होता है सिग्मा जीरो, तो जे भी जीरो होगा। हम कर रहे हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक हमारा वो चार्ज नहीं है, हम कह रहे हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक है वो चार्ज नहीं है, तो डेट मींस की चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। सो अब जब इनको यूज करेंगे तो मैक्सवेल की इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारी सेम। ठीक है, अब देखो ये सेम मैक्सवेल की इक्वेशन आई है जो कि हमारे प्रीवियस टॉपिक में, बट चेंज क्या आया है, म्यू नॉट विल बिकम म्यू और एप्सिलॉन बिकम एप्सिलॉन। तो हम सेम प्रोसेस से जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारी जो ईएम वेव्स की इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में क्या कन्वर्ट हो जाएंगी, सेम, जो कि प्रीवियस की तरह, बस चेंज क्या हुआ, म्यू नोट की जगह पे म्यू आ गया, एप्सिलॉन नोट की जगह क्या आ गया हमारा, एप्सिलॉन। हम सेम प्रोसेस से अब वेव वेलोसिटी निकालते हैं। ये हमारी वही इक्वेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और हम जब इसका एक्स कंपोनेंट लेंगे दोनों इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर ई एक्स डेल एक्स स्क्वायर माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई एक्स अपॉन डेल टी स्क्वायर, सेम मैग्नेटिक फील्ड वाला कन्वर्ट हो जाएगा। और ये होती है हमारी जनरल वेव इक्वेशन, जिसमें सी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ दैट वेव। और जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 1/c² विल बिकम्स म्यू एप्सिलॉन, सी विल बिकम्स 1/म्यू एप्सिलॉन। ठीक है, अब हम निकालते हैं वेव इक्वेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड ईएम वेव एंड उसके सॉल्यूशन। अब देखो, अब हमने वेव इक्वेशन फाइंड आउट कर ली, दैट प्रीवियस टॉपिक में डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर, जो कि थी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म्स में, और डेल स्क्वायर एच माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी स्क्वायर, जो कि थी किसकी फॉर्म में, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म्स में। अब हम कह रहे हैं कि जो हमारी वेव है प्लेन पोलराइज्ड वेव, वो एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाई एक्सिस में है, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में जो हमारा जेड एक्सिस में। यही होता है जो ईएम वेव्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और जो वेव प्रोपागेट करती है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। अगर वेव हम प्रोपागेट कर रही है एक्स डायरेक्शन में, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को कह रहे हैं कि वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो सिमिलर, सो इसके वजह से क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक डायरेक्शन बचेगी, दैट इज जेड एक्सिस।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वाई डायरेक्शन में वेरी कर रही है, वो कर रही है, तो ई वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ई एक्स ई जेड क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलोंग वाई एक्सिस है, और हमारी मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग है, तो एच जेड नॉन जीरो का कंपोनेंट और एच वाई और एच एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएंगे आपके जीरो। तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, जो मैक्स ये हमारी ये इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट विल कन्वर्ट इनटू डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। सेम जो हमारी ये इक्वेशन है मैग्नेटिक फील्ड की, ये बन जाएगी ये। अब ये कैसे बनी वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आपकी डेल स्क्वायर ई प्लस 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई बाय डेल टी स्क्वायर ये थी। अब ये हमारा क्या होगा, ई एक्स आई ई वाई जे ई जेड के हैं, और हमने क्या कहा कि जो ई वाई है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और अब तो हमने कहा था ई एक्स ई वाई ई जेड क्या हो जाएंगे जीरो, ई वाई नॉन जीरो का। जब आप इस ई की वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे तो सिर्फ कौन ई एक्स और ई जेड तो आपका क्या होगा जीरो, तो क्या बचेगा सिर्फ ई वाई। तो सेम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, सेम फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अब ये देखो देखो अब डेल स्क्वायर ई वाई है, अब डेल स्क्वायर आपका ऑपरेटर है, उसको क्या लिख सकते हो अब, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। अब ये देखो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखिए, देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें ई वेरी कर रहा है अलोंग वाई एक्सिस, जेड वेरी जो बी वेरी कर रहा है अलोंग जेड एक्सिस, बट दे आर प्रोपागेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो डेट मींस क्या हुआ कि जो ई वाई है वो सिर्फ एक्स, देखो ई वाई ऐसे प्रोपागेट हो रहा है इस डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में, बट सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ई वाई की वैल्यू है वो सिर्फ एक्स के साथ चेंज हो रही, कि एक्स की इस वैल्यू पे ई वाई की वैल्यू अलग है, एक्स की इस वैल्यू पे ई वाई की अलग है, एक्स की इस वैल्यू पे अलग है, एक्स की इस वैल्यू पे ई वाई जीरो है, और एक्स की इस वैल्यू पे अगेन ई वाई क्या हमारा मैक्सिमम। सेम अगर हम देखें तो बी भी कैसे चेंज हो रहा है एक्स के साथ, ऐसे कि बी की यहाँ पे वैल्यू जीरो है, बी जेड की वैल्यू यहाँ पे अलग है, यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे जीरो है। तो जो ई वाई और है और जो बी है वो सिर्फ बी जेड है वो एक्स के साथ चेंज हो रहे हैं, दैट मीन्स उनके डेरिवेटिव जो y और z के विद रिस्पेक्ट में क्या होंगे जीरो, जो कि यहाँ पे किया गया है कि डेल ई वाई का y के विद रिस्पेक्ट में, ई वाई का z विद रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ई वाई ई जेड जेड के साथ चेंज ही नहीं हो रहे, सिर्फ जो चेंज किसके साथ हो रहे हैं x के साथ, जो कि आप फिगर में देख सकते हो कि जैसे ई वाई है ये सिर्फ x के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। ये तो इन्होंने आप पुट कर दिया डेल ई वाई डेल ई जेड को, जब इन्होंने जीरो पुट करा तो ये वाली टर्म आपकी जीरो हो जाएंगी, ये वाली और ये वाली, तो डेल स्क्वायर ई की ई वाई की वैल्यू क्या आएगी, डेल स्क्वायर ई वाई बाई हमारी डेल, ये हमारा हो गया सिर्फ डेल एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म आपकी जीरो होगी, ये टर्म आपकी जीरो होगी, तो सिर्फ क्या टर्म बची डेल स्क्वायर ई वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। सेम फॉर डेल स्क्वायर एच जेड क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर एच एक्स अपॉन एच जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। जब इन वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएंगी ये, ठीक है, डेल स्क्वायर ई वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। जब आप इन लोगों ने ये डेल स्क्वायर ई वाई और ये डेल स्क्वायर एच जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे इन 8.82 और 8.83 इक्वेशन में, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे दिस 8.84 और 8.85 इक्वेशन में। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड ईएम वेव्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में और मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में। अब इनके सॉल्यूशन क्या होते हैं, हमने पढ़ा है कि हमने जब हमने वेव इक्वेशन वेव चैप्टर पढ़ते हैं 12th में, तो हमने इक्वेशन लिखते वेव का सॉल्यूशन लिखते थे इस फॉर्म में, कोस की फॉर्म्स में, ठीक है। तो सेम हमने ई वाई का सॉल्यूशन लिख दिया, सेम हमने एच जेड का अपने सॉल्यूशन लिख दिया, जहां पे लैम्डा क्या है वेवलेंथ ऑफ वेव, वी क्या है वेलोसिटी, ठीक है, और वी क्या आपकी होगी। अब देखो आप किसी मीडियम में प्रोपागेट करें तो मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी आपकी, क्या हो जाएगी, दैट इज एप्सिलॉन, और परमेबिलिटी म्यू, तो वी क्या आएगी 1 अपॉन अंडर द रूट म्यू एप्सिलॉन, जो कि हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा है। और ई नोट एच नोट क्या हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू। और अगर हम इसको चेंज करना चाहें कि इन द फॉर्म्स ऑफ ओमेगा, ओमेगा क्या हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, तो इनका जो सॉल्यूशन विल बिकम्स लाइक दिस, ई वाई ई नोट ई की पावर j omega t minus kx, where k is that is wave vector. Same for hz will become this, ठीक है, k होता हमारा 2 पाई लैम्डा और ओमेगा हमारा k इंटू न्यू v होता है, v क्या वेव वेलोसिटी। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें इसको और इसको, तो ये आ जाएगा आपका e नोट बाय h नोट, ठीक है। और हमारी b क्या होता है म्यू नोट h, तो b हमारा क्या होता है म्यू नोट h, तो वहां से h नोट की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा e नोट बाय b नोट इक्वल टू म्यू नोट, और e नोट बाय b नोट होता है c। ये हम वेलोसिटी फिल्टर पढ़ते हैं 12th में, जहाँ पे हम क्या कहते थे, कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दो की परपेंडिकुलर अप्लाई है, वो जब उसके इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पास आउट करते थे हम इसमें, और बहुत परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है, तो पार्टिकल विदाउट डिफ्लेक्शन जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्शन कब मूव आउट करता था, जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता था इक्वल, तो उससे कंडीशन आती थी हमारी ई नोट बाय बी नोट इक्वल टू सी। तो इसको हम पुट कर देंगे सी, आपका ये म्यू नोट, जब आप सी की वैल्यू को पुट कर दोगे दैट इज 3 × 10⁸,
और यहाँ पे 4 पाई जो कि म्यू नॉट की हमारी वैल्यू होती है इसको पुट कर देंगे, तो वहां से वैल्यू क्या है इसकी सोल्व हो गए 377 ओमेगा, सॉरी ओमेगा नहीं, दैट इज ओम। तो दैट मीन्स क्या हुआ, जो ई वाई अपॉन एच जेड का रेशियो है उसकी जो यूनिट आ रही है किस फॉर्म में आ रही है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ओम, दैट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या सोल्व हो गया है, ये 377 ओम। देखो सी म्यू नॉट का इन्होंने डायमेंशन निकाली है और आपने आर यहाँ से निकाली है, एक डायमेंशन अगर आप आर की निकालो तो सेम आती है, तो दैट मीन सी म्यू नॉट की और आर की डायमेंशन क्या होती है, सेम। दैट मीन ये जो आपका रिजल्ट आया ये किस फॉर्म में आया है, ओम, और ये क्या है, रेजिस्टेंस। और ये क्या 377 वैल्यू क्या है, ये जो है ना जब वेव की इस फ्री स्पेस में मूव करती है तो उसको कितना रेजिस्टेंस मिलता है या कितना इंपिडेंस मिलता है जब वो फ्लो करती है इन फ्री स्पेस। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसफर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब हम जानते हैं कि जो वेव होती है टू टाइप्स की होती है जनरली प्रोपागेशन पे डिपेंडिंग के, लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव वो होती है जिसमें कि जो मोशन ऑफ पार्टिकल्स है वो ऐसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में वेव आपकी प्रोपागेट करती है, वो कौन सी होती है, हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और ट्रांसवर्स वेव वो होती है जिसमें कि अगर वेव इस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है तो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा, अलोंग परपेंडिकुलर टू प्रोपागेशन ऑफ वेव, दैट इज ट्रांसवर्स वेव। नाउ वी विल प्रूव कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है दैट इज ट्रांसवर्स इन नेचर। और जो हमारी प्लेन वेव होती है, प्लेन वेव वो होती है जिसमें कि जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, प्लेन वेव होती है कि जिसमें कि अगर वेव इस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है ना, तो उसके जो परपेंडिकुलर अगर हम प्लेन ड्रॉ करते हैं उसमें क्या होता है, जो हमारे वेरिएबल है इस केस में क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, दैट इज ई वाई, या इसका वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमारे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जा रही है तो जेड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों वेरिएबल होते हैं हमारे ई वाई और एच जेड। तो हमारे प्लेन वेव में क्या होता है कि जो अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रही है ना, तो इसके जो परपेंडिकुलर जो सरफेस होगा, जैसे इस एरो की फॉर्म में दिखा रखे, इन पे उस इन सारे सरफेस पे क्या होगी, ई वाई और बी जेड की वैल्यू क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। तो इनको क्या बोलते हैं, प्लेन वेव, जो कि हमारी ई एम वेव है। ठीक है, तो हम प्रूव करेंगे ट्रांसफर नेचर ऑफ ईएम वेव्स। तो इसके लिए हम क्या प्रूव करेंगे कि हम प्रूव कर देंगे कि जो वेव हमारी उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में होते हैं। अब हम मान रहे हैं कि जो हमारी वेव है एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हम प्रूव कर देंगे कि ई का एक्स कंपोनेंट और एच का एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। दैट मीन्स कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई कंपोनेंट ही नहीं है उस किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, तो हम प्रूव कर देंगे इसको। अगर हम जीरो प्रूव कर देते कि ई एक्स ई का और मैग्नेटिक एल एच का कोई कंपोनेंट नहीं है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, दैट मींस सिर्फ कंपोनेंट क्या है, परपेंडिकुलर टू प्रोपागेशन ऑफ वेव, तो दैट विल रिजल्ट की प्रूव कर देगी, दैट इज ट्रांसफर नेचर ऑफ वेव। फर्स्ट हम प्रूव करते हैं वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, और इसके लिए हम वही मानते हैं कि जो हमारी वेव है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, ई है वाई डायरेक्शन में है और एच है जेड डायरेक्शन में। ठीक है, तो सेम जो हमने पेज पहले किया था कि उसमें क्या हो जाएगा, जो ई वाई है वो वाई के विद रिस्पेक्ट में जेड के विद रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा, सेम ई जेड भी है वाई के विद रिस्पेक्ट में जेड के विद रिस्पेक्ट में जीरो होगा, जो कि हमने प्रीवियस टॉपिक में भी किया था। सेम फॉर एच, एच वाई वाई के रिस्पेक्ट में, एच वाई जेड के रिस्पेक्ट में, और एच जेड वाई और जेड के विद रिस्पेक्ट में क्या जीरो। और आपकी मैक्सवेल इक्वेशन क्या होती है, फर्स्ट डेल डॉट ई, तो डेल डॉट ई को आप इसको डाइवर्जेंस को सोल्व करेंगे तो ऐसे आ जाएगा इक्वल टू जीरो। अब हमारे ये और ये जीरो है तो सिर्फ किससे क्या आ गया, डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स एक्स का कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, दैट इज ई एक्स कंपोनेंट इज इधर कांस्टेंट, ई एक्स इज कांस्टेंट और ई एक्स इज जीरो। अब ये कांस्टेंट होता है, जीरो हम थोड़ा बाद में देखेंगे। सेम फॉर अगर हम एक्स कंपोनेंट उसका निकाले एच का, तो डेल डॉट भी हमारा जीरो होता है मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन से, तो वहां से डेल डॉट एच क्या आ जाएगा आपका जीरो। तो जब इसको सोल्व करोगे तो वहां से ये टर्म जीरो है, हमारी ये टर्म जीरो है। इन इक्वेशन से हम देखें तो जो 8.90 और 8.91, तो वहां से क्या आ जाएगा आपका डेल एच एक्स अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो, कि एच एक्स और ई एक्स एक्स की डायरेक्शन में या तो कांस्टेंट है या चेंज ही नहीं हो रहे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब हम टाइम के विद रिस्पेक्ट में देखते हैं। अब टाइम के विद रिस्पेक्ट निकालने के लिए हमने क्या किया, मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन ली, दैट इज डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। बी को हमने म्यू एच पुट कर दिया। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारी तीन टर्म आएंगी, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। ठीक है, अब हम इक्वेशन करते हैं, ये जो हमारी इक्वेशन 8.90 जो इक्वेशन कंडीशन हमारी ये वाली, इसको यूज करते हैं हमारी 8.94 इक्वेशन, दैट इज यहाँ पे। तो वहां से क्या आ जाएगा आपका डेल ई जेड अपॉन डेल वाई, ये हमारा जीरो है, तो ये बचेगा हमारा
अगर हम हमारी इस इक्वेशन से देखिए 8.90 इक्वेशन से, तो यहाँ से देखो ये कंपोनेंट जीरो है, आपका ये कंपोनेंट जीरो है। तो अब जब इस इक्वेशन कंपोनेंट को 8.94 में पुट करोगे तो ये जीरो है, ये जीरो है, दैट मीन्स डेल एच एक्स अपॉन डेल टी क्या हो गया आपका जीरो। अगर हम मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन को देखें, ठीक है, मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन ये होती है डी की जगह पे हम एप्सिलॉन टू ई पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको भी 3 कंपोनेंट्स में सोल्व करेंगे, और जो 8.91 में है हमारे 8.91 ये क्वेश्चन है, इसमें ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट जीरो है हमारे, तो इसको इस इक्वेशन में डालेंगे हम, तो वहां से इसमें फर्स्ट में, तो वहां से क्या आ जाएगा आपका डेल एक्स अपॉन डेल टी भी जीरो। दैट मींस हमने क्या प्रूव कर दिया कि एच एक्स का टाइम के विद और ये एक्स कंपोनेंट की जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स और मैग्नेटिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट टाइम के साथ भी चेंज नहीं हो रहा। तो हमने 8, अगर हम इस इक्वेशन को देखें 8.101, 8.97 और इक्वेशन नंबर 8.93 और 8.92, इन चारों इक्वेशन को कंपेयर करो तो क्या मतलब हुआ कि जो ई एक्स कंपोनेंट है और एच एक्स कंपोनेंट है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, चेंज नहीं हो रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम एज वेल एज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चेंज नहीं हो रहा। देखो डेरिवेटिव जीरो है तो दो केस में जीरो होता है, वो ये तो वो जिसका डेरिवेटिव हो रहा है वो जीरो है या वो कांस्टेंट है। अब देखो ये वेव है, वेव में कोई कंपोनेंट कांस्टेंट नहीं हो सकता, तो डेट मींस क्या हुआ कि ई एक्स भी जीरो हमारा, एच एक्स भी जीरो हमारा, ई एक्स भी जीरो हो गया हमारा और एच एक्स भी जीरो हो गया। डेट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट नहीं है इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव हो जाता हमारा कि जो हमारी ई एम वेव है डेट इज ट्रांसवर्स इन नेचर, बिकॉज उसका कोई लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट है ही नहीं। क्योंकि हमारे जो लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट कौन से होते हैं, जो एक्स डायरेक्शन में होते हैं जिसमें कि वेव हमारी ट्रेवल कर रही है, वो तो हमने कह दिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जीरो है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ई एक्स हमारा जीरो हो गया, तो उसको हम इसमें 8.95 जो इक्वेशन हमारी इसमें जीरो पुट कर देते हैं, ये जीरो किया तो ये इक्वेशन बन जाएगी दोनों 8.95 और 896, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी हमारी ये सेम एच एक्स हमारा जीरो है तो उसको जीरो पुट कर देते हैं इसमें हमारी इन इक्वेशन में एच एक्स को जीरो, तो हमारी ये कन्वर्ट हो जाएंगी इस इक्वेशन में, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारा जो है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है दैट इज ट्रांसवर्स इन नेचर। अब हम प्रूव करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड हो वो क्या होती है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कैसे, जो हमारी ईएम वेव है वो हम कहते हैं जो ट्रांसवर्स ईएम वेव है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, और हम कहते हैं कि ई है उसका वाई कंपोनेंट जो ई है वो वाई एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है, तो ई वाई नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ई एक्स ई जेड क्या हो गए जीरो, ठीक है। अब हम इसके ई जेड को जीरो पुट करते हैं कौन सी इक्वेशन में हमारी 8.102, तो वहां से ये जीरो हो जाएगा और 105 में इसमें, तो यहां से अगर हम इसको ई जेड को जीरो पुट करते हैं तो वहां से क्या गया डेल एच वाई बाई डेल टी और डेल एच एक्स वाई बाई डेल एक्स जीरो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एच वाई क्या है, या तो कांस्टेंट है या क्या है जीरो। अब देखो मैंने वही कहा था कि जो कोई भी कंपोनेंट होता है ईएम वेव का या किसी भी वेव का, वो कांस्टेंट नहीं रह सकता विद रिस्पेक्ट टू टाइम और पोजीशन, या अगर वो उसका डेरिवेटिव जीरो है दैट मींस वो कंपोनेंट ही जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि एच वाई हमारा क्या है जीरो। तो हमारे देखो हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कहा जो वाई एक्सिस में है, हम ये प्रूव, और हमारी वेव एक्स डायरेक्शन में मूव करी है, अगर हम ये प्रूव कर दे कि मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ जेड कंपोनेंट होता है, कोई एच 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 एक्स हम वैसे ही जीरो कहते हैं क्योंकि उसमें ट्रांसवर्स नेचर है, अगर हम उसके वाई कंपोनेंट को भी जीरो प्रूव कर दे तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा हमारे कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ जेड कंपोनेंट में है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वो जो कि वाई एक्सिस में, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या हमारी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखो ये डेल एच वाई डेल टी डेल एच एक्स ये जीरो आ गया हमारा, तो दैट मींस ये देखो इसका मतलब क्या हुआ एच वाई क्या हुआ, या तो कांस्टेंट या जीरो, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है। और मैंने ये कहा कि किसी भी कंपोनेंट का वेव के किसी कंपोनेंट का डेरिवेटिव जीरो नहीं हो सकता, वो कांस्टेंट नहीं हो सकती, या तो वो जीरो ही होगी, ठीक है, दैट मींस एच वाई क्या हो गया जीरो। तो अब जब इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एक डायरेक्शन बची, सिर्फ उसका एच जेड कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब एच जेड कंपोनेंट को देखो इसमें अगर हम इस इक्वेशन में एच वाई को जीरो प्रूव कर दे, एच वाई को जीरो पुट कर दिया हमने, तो यहाँ से सिर्फ ई जेड भी जीरो हो गया, एच वाई को यहाँ पे जीरो हो गया, तो डेट मींस ई जेड भी जीरो हो गया, जो कि हम लेके चले, तो डेट मींस ई जेड जीरो जो कि हम लेके चले थे और यहाँ से भी प्रूव हो रहा है, तो एच वाई भी जीरो हो गया, एच एक्स भी जीरो है, डेट मींस एच की डायरेक्शन में सिर्फ जेड की डायरेक्शन में, और वाई हमने कहा था वाई एक्सिस में था, और उससे यहाँ से भी पता चल रहा है कि उसका जेड कंपोनेंट उसका वाई का इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट जीरो है, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वाई एक्सिस के लोंग है और मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ एक कंपोनेंट होता है जेड एक्सिस के लोंग, दैट मींस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी जेड एक्सिस के लोंग है, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएम वेव। हमने अभी तक जो पढ़ा उससे बेसिस पे हम क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं ईएम वेव्स की, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोड्यूस होती है कब, जब चार्ज पार्टिकल हमारा क्या होता है
ओसिलेट कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जनरेट होती है। इनके वेरिएशन से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से क्या होता है कि एक वेव जनरेट होती है जो कि परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसको हम ईएम वेव बोलते हैं। और हमने ये पढ़ा कि हमने इसकी ईएम वेव की इक्वेशन निकाली इन द फ्री स्पेस, दैट मींस दिस ईएम वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। और हमने इसकी वेलोसिटी भी निकाली ईएम वेव की इन फ्री स्पेस, जो कि कितनी आई हमारी 3 × 10⁸, जो कि कितनी किसकी होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है इन द फ्री स्पेस। और हमने ये था एक्सप्रेशन हमारा स्पीड ऑफ दिस वेव्स इन फ्री स्पेस, c इक्वल टू 1/रूट अंडर द रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और हमने कहा कि जो E और B है दैट इज इन सेम फेज ऑलवेज, बिकॉज किस बेसिस पे, इनका मैक्सिमम और मिनिमम सेम टाइम पे अचीव होता है, ठीक है। और हम ई के और बी के जो एम्पलीट्यूड है उसको कैसे रिलेट करते हैं, ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू सी, जो कि आप लोगों ने वेलोसिटी फिल्टर में पढ़ा हुआ है इन क्लास ऑफ 12th, ठीक है। और हमने ये भी प्रूव कर दिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और जो वेव प्रोपागेट करती है वो इन दोनों की परपेंडिकुलर होती है। दैट मींस अगर वेव हमारी एक्स डायरेक्शन में है और वाई डायरेक्शन में हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज इन जेड डायरेक्शन। और हमने प्रूव कर दिया कि ये ईएम वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स इन नेचर। दैट मींस की वेव की डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड का एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड का। और जो वेलोसिटी आती है हमारी किस पे डिपेंड करती है, म्यू और एप्सिलॉन पे, जो कि किसकी प्रॉपर्टीज होती है, मीडियम की। दैट मींस वेलोसिटी ऑफ वेव किस पे डिपेंड करती है, इन द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम, ठीक है। और हमने प्रूव किया कि डायइलेक्ट्रिक केस में जो वेलोसिटी होती है जो कि लेस होती है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट या फ्री स्पेस में जो वेलोसिटी होती है उसके लेस होती है इन प्रेजेंस ऑफ डायइलेक्ट्रिक। और इसकी जो एनर्जी होती है, या देखो ईएम वेव दो कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी जो एनर्जी होती है वो इक्वली डिवाइडेड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो अनचार्ज इन नेचर होती है, इसको हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे या मैग्नेटिक फील्ड में रखे वो डिफ्लेक्ट नहीं होती, बिकॉज दे ईएम वेव हैज नो चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ईएम वेव में दो कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर। जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है उसको हम लाइट वेक्टर कहते हैं, जो कि लाइट प्रॉपर्टीज को शो करता है। और जो मैग्नेटिक जो होता है हमारा कंपोनेंट, वो हीटिंग इफेक्ट के लिए यूज होता है, ठीक है।